नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे सरकार व्यापार क्यों करे। यह सवाल इसलिए कि पीएम मोदी ने एक बार फिर अपनी सरकार के इरादे जाहिर कर दिए हैं। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, सरकार का ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है या बेकार पड़ी हुई हैं। ऐसी 100 परिसंपत्तियों को बाजार में बेचकर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। यानी तमाम परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को विनिवेश और निजीकरण का ही रास्ता सबसे सटीक नजर आ रहा है। बजट में भी तमाम पीएसयू को बेचकर फंड जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन क्या यह रास्ता 100% सही है? क्या सरकारी कंपनियों को बेचना भारत जैसे देश के लिए सही है? क्या निजीकरण से मुनाफाखोरी नहीं बढ़ेगी? निजी कंपनियां जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेंगी? क्या श्रम सुधारों को चोट नहीं पहुंचेगी? लोगों की नौकरियों पर आरी नहीं चलेगी? अगर फायदे ही फायदे हैं तो देश के श्रमिक संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तमाम संशय और सवालों पर होगी हमारी आज खास पड़ताल। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। विकास के लिए बड़ी पूंजी की दरकार। मोदी सरकार को निजीकरण से आस। क्या यही है आखिरी समाधान? क्या देश को होगा बड़ा नुकसान? पीएम मोदी ने एक बार फिर निजीकरण पर अपनी सरकार के इरादे जाहिर कर दिए हैं। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, सरकार का ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के पास ऐसी कई संपत्तियां हैं जिनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है या बेकार पड़ी हुई है। ऐसी 100 परिसंपत्तियों को बाजार में बेचकर 2.5 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। सरकार का ये मानना है कि निजी क्षेत्र से कुशलता आती है, रोजगार मिलता है। सवाल ये है कि क्या विनिवेश और निजीकरण ही विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए आखिरी रास्ता बच गया है? आज देश में सरकार के नियंत्रण में बहुत सारे अंडर यूटिलाइज और अनयूटिलाइज एसेट्स हैं। ऐसे करीब 100 एसेट्स को मोनेटाइज करने का लक्ष्य हमने रखा है। इनमें 2.5 ट्रिलियन रुपए के इन्वेस्टमेंट के अवसर मिलने का अनुमान है। और मैं ये भी कहूंगा कि ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। वैसे 1991 से 92 में उदारीकरण की शुरुआत हुई, विनिवेश का रास्ता खुला। सरकारी सेक्टर की 31 कंपनियों में विनिवेश किया गया। 3038 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आए थे। अगस्त 1996 में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। अटल सरकार ने पीएसयू के निजीकरण पर जोर दिया। 1999 में विनिवेश विभाग का गठन किया गया। विनिवेश विभाग 2001 में मंत्रालय बना। सरकार ने 1998 से 2004 के बीच 36,960 करोड़ रुपए जुटाए थे। मोदी सरकार ने 2014-15 से ही विनिवेश से कुल 6.57 लाख करोड़ के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए, लेकिन वे पूरे नहीं हुए। 2020 से 21 तक कुल 4.04 लाख करोड़ रुपए ही हासिल किए जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 2021-22 का बजट इस प्रतिबद्धता को फिर दोहराता है। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए विनिवेश, निजीकरण और संपत्तियों के मोनेटाइजेशन से 1.75 लाख करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार बेशक विनिवेश और निजीकरण को लेकर आगे बढ़ रही हो, लेकिन एक तबका इसका विरोध भी कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ समेत तमाम मजदूर संगठन इसके विरोध में है। सवाल ये है कि क्या निजीकरण से श्रम सुधारों को चोट नहीं पहुंचेगी, छटने का अंदेशा नहीं बढ़ेगा? क्या प्राइवेट कंपनियां सामाजिक जिम्मेदारी ठीक से निभा पाएंगी? ये सवाल इसीलिए है कि कोरोना महामारी में सरकारी अस्पताल ही काम आए हैं। प्राइवेट अस्पतालों ने तो बस पैसा ही बटोरा। सवाल ये भी है कि क्या प्राइवेट कंपनियों का जोर सिर्फ मुनाफे पर ही नहीं होगा? इसके लिए वो लोगों से अतिरिक्त पैसा नहीं लेंगी।
हवाई अड्डों के निजीकरण और LIC के निजीकरण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। LIC का मकसद कम कीमत पर अधिक से अधिक लोगों का इंश्योरेंस करना रहा है। क्या निजीकरण के बाद ये स्पिरिट बची रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीमार PSU को फायदेमंद बनाने के लिए विनिवेश ही एक रास्ता है? ब्यूरो रिपोर्ट। तो विनिवेश से जुड़े कई सवाल आज हमारे और आपके सामने हैं, जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। तारुफ मैं आपको करा दूं, मेरे साथ बीजेपी से शाइना NC जुड़ रही हैं, कांग्रेस से शकील अंसारी जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अरुण कुमार मेरे साथ चर्चा का हिस्सा हैं, और अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमन अग्रवाल भी चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शाइना NC आप ही के पास आना चाहूंगा। सरकार का व्यापार में रहने का कोई काम नहीं है, सरकार का ध्यान जन कल्याणकारी योजनाओं में लगना चाहिए। क्या ये समझ लिया जाए कि सिर्फ निजीकरण ही एकमात्र ऑप्शन अब सरकार को दिखाई देता है? बहुत अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि उनकी सोच ये है कि वो एक प्रधान सेवक है, वो जनहित में जन कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टिप्पणी की है जहां से रेवेन्यू को लेके, और खास तौर से कोविड के बाद कहाँ आने वाला है ये पैसा। उनका कहना कि डेवलपमेंट का काम है सरकार का, उद्योग का काम उद्योगपति करें, और जो हम मॉनिटाइज करें अपने इतने सारे गवर्नमेंट एसेट्स हैं जो अभी आप उदाहरण के तौर पे लीजिए तो एयर इंडिया, इनका जो लॉस रहा है उससे जो आमदनी आता है उससे देश और जनता के हित में फायदा जरूर होगा। मोदी जी ने जब कहा कि सरकार का काम नहीं है कि बिजनेस करना, वो एक सोच और विचार के साथ साथ एक ट्रांसपेरेंसी भी है। और वो ट्रांसपेरेंसी क्या है कि आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि वातावरण जो बदला है कोविड के बाद, और जो हमारे रेवेन्यू की आवश्यकता है जनहित के लिए, तो ये एक उपाय हो सकता है। ये इसके ऊपर ध्यान करना, चर्चा करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ये भी समझना कि कृषि के क्षेत्र में इतना सारा खर्चा जो हुआ है सरकार के तरफ से, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन को लेके किसानों के लिए, तो ये बातचीत ही नहीं, ये एक ध्यान और एक लक्ष्य है कि वी मॉनिटाइज ऑल आवर नेशनल एसेट्स एंड वी यूज बेनिफिट ऑफ ऑल। लेकिन शाइना जी, इस बात की गारंटी क्या है कि निजीकरण में जब पूरा उपक्रम चला जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, तो प्राइवेट कंपनीज का जोर सिर्फ मुनाफे पर नहीं रहेगा? सरकारी उपक्रम जैसा विश्वास क्या ये प्राइवेट कंपनी ला पाएंगी? एक देश के लिए आप खास आप एक पता ये सवाल नैतिक इच्छा में दिखाया है के तौर पे देती हो जन्मभूमि के जो कंसेंसस के साथ साथ देखना कि एक अयोध्या पे मंदिर बने, कोई और नेता ने किया है या कर दिखाया है? तो मोदी जी के पास ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ एक लक्ष्य है। प्रोफेशनल्स के इस्तेमाल के साथ साथ टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट सभी का राय मत लिया जाएगा, और मैं मानती हूँ कि आते हुए दिन में हम देखेंगे कि ये एक सक्सेसफुल मुहिम जो विश्व भर में जब चर्चा होती है भारत ने कर दिखाया है। जी ठीक है। प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे साथ है। अरुण जी, मौद्रीकरण, आधुनिकीकरण और प्राइवेटाइजेशन, सर इसको कितनी बड़ी जरूरत आपको मौजूदा अर्थव्यवस्था को देखते हुए लगती है? कितना जरूरी है सर ये? देखिए, सवाल यह है कि भारत एक बहुत ही गरीब देश है, और यहाँ पे जो गरीब है वो मार्केट में नहीं जाके अपना जो चीजें मुहैया करा सकता है। जी। दूसरी बात यह है कि अभी पैंडेमिक पे ये समझ में आ गया कि हम लोग एक कलेक्टिविटी हैं, और कलेक्टिविटी को एक कलेक्टिव का सेंस बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जो लोग हैं वो उससे देश से ज्यादा जुड़ पाए। जैसे कि अभी बीमारी के दौरान पब्लिक सेक्टर के अस्पताल, पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त था, उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में था, उसी तरह अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि बैंकों में पैसा ट्रांसफर हो तो वो पब्लिक सेक्टर बैंकों से होता है ट्रांसफर, प्राइवेट सेक्टर नहीं आता है गरीब आदमी को ट्रांसफर करने के लिए या
गांव के इलाकों में बैंक सेटअप करने के लिए। तो पब्लिक सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी अर्थव्यवस्था में, और अगर हम पब्लिक सेक्टर को डाइल्यूट करेंगे तो ये जो रोल है कलेक्टिव, और आने वाले समय में अगर कोई और पैंडेमिक आता है, कोई और परेशानी आती है, तो उससे हम जूझ नहीं पाएंगे ढंग से। इस समय तो ये समय है जबकि हम जो पब्लिक सेक्टर है उसको और स्ट्रेंथन करें, ताकि उसको कमजोर बनाएं। जैसे आपने कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर है उस पे पब्लिक सेक्टर का जब वो प्रेशर रहता है तो वो प्राइसेस नहीं बढ़ाता है, नहीं तो दाम बढ़ा देता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोई सर्जरी 1 लाख रुपए की होती है, प्राइवेट सेक्टर 15 लाख रुपए नहीं चार्ज कर सकता, वो ज्यादा से 2 लाख या 3 लाख रुपए चार्ज करेगा। अगर पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा हेल्थ सेक्टर से तो मनमानी चार्ज करेंगे। जैसे अमेरिका में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बिल्कुल, और उसी तरह जैसे कि बाजार में आप जाते हैं, सब्जी फल अगर आप मदर डेयरी से लेते हैं तो हो सकता है 10 रुपए 12 रुपए की मिले या 20 रुपए की, तो प्राइवेट सेक्टर उसका 60 रुपए नहीं चार्ज करेगा, वो ज्यादा से 20-25 रुपए चार्ज कर लेगा। तो ये बहुत सारे रूल है पब्लिक सेक्टर के, वो जो प्राइवेट सेक्टर की में रखता है, और वो जो बहुत सारी सेवाएं हैं वो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता गरीब आदमी के लिए। तीसरी बात यह कि इनइक्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि आप देखिए सन 70 के बाद सारी दुनिया में असमानता बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन का दौर है, वॉशिंगटन कंसेंसस का दौर है। सब देशों में वॉशिंगटन कंसेंसस के चलते हुए बाजारीकरण हुआ है। बाजारीकरण में ये होता है कि पब्लिक सेक्टर को बेच के वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया जाता है, तो गरीब आदमी जो है वो और ज्यादा वहीं का वहीं बना रहता है या पिस जाता है। तो क्रूगमैन ने एक आर्टिकल लिखा था 2005 में, जिसमें बताया था कि 2001 के सेंसस में कि अमेरिका में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी हो गई थी तो 1920s में थी, और 2001 के बाद तो और ज्यादा हो गई। महामारी के दौरान तो इनइक्वालिटी और भी बढ़ गई है। अगर हमें रिसोर्सेज रेज करने हैं तो सवाल होता है कि नेशनल रिसोर्सेज कहां से रेज करें, वो पब्लिक सेक्टर रेज करे या प्राइवेट सेक्टर रेज करे। तो प्राइवेट सेक्टर रेज करेगा तो एक बात होगी, जैसे मार्केट में होगा तो असमानता और बढ़ जाएगी। अगर पब्लिक सेक्टर रेज करेगा तो उसमें सबकी हिस्सेदारी रहेगी, एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये बात सही है कि सब चीजों में पब्लिक सेक्टर नहीं हो सकता, पर जो मेजर कंपोनेंट है उसमें पब्लिक सेक्टर होना बहुत जरूरी है। वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और डेवलपमेंट हम किसको, डेवलपमेंट तो मतलब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जब दोनों बढ़ेगा तभी डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तभी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर को रिसोर्स को चाहिए, वो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। और इसीलिए आपने देखा कि आजादी के दौरान सन 44 में एक बैंक ठाकुरदास कमेटी थी जिसका बॉम्बे प्लान बनाया था। तो उसमें जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उस समय उन्होंने कहा हमारे पास कैपिटल नहीं है, तो पब्लिक सेक्टर को कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा, कि हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो ये जो शुरुआत हुई पब्लिक सेक्टर की, एक कंसेंसस था बिजनेस के, और जब तो हमारे जो स्वतंत्रता के जो लीडर थे उनके बीच में एक कंसेंसस था कि पब्लिक सेक्टर बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट कर पाए, प्राइवेट सेक्टर ग्रो करे। तो मेरा मानना है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए, जिससे कि पब्लिक सेक्टर भी जो सुचारू रूप से चले, और हमारी विल पावर होनी चाहिए कि हम उसको ठीक से चलाएं, धोनी कैपिटलिज्म न करें। ठीक है, धोनी ठीक है सर, तो दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा, उसके बाद तस्वीर बदलती हुई नजर आ सकती है। मेरे साथ कांग्रेस से शकील अंसारी भी हैं। शकील भाई, असल में ये तर्क कितना जायज है कि देखिए हमें सरकारी उपक्रमों को चलाना है क्योंकि वो हमको विरासत में मिली है। सर, ऐसे घाटे का सौदा क्यों किया जाए? प्रधानमंत्री की बात अपनी जगह ठीक दिखाई देती है। देखिए, घाटे का सौदा जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो तो सत्य पर आधारित नहीं है। इसलिए नहीं है सत्य पर आधारित कि ये जो हमारी पूंजी, जो हमारे बुजुर्गों ने जो हिंदुस्तान के लिए एक आर्थिक मजबूती के लिए जो पब्लिक अंडरटेकिंग किया था, उसको हम नवरत्न भी कहते हैं। अब वो नवरत्न जो बहुत सारे फायदे उठा रहे हैं। अभी अर्थशास्त्री अरुण जी का बात सुन रहे थे कि जो गरीब लोगों का रिच है वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम है। आप देखिए, एक सेक्टर हेल्थ सेक्टर आप देखिए, अब प्राइवेट अपोलो में या वेदांता में क्या एक गरीब आदमी इलाज करा सकता है? गेट पे जाने की सोच भी नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन एम्स के अंदर इतने बड़ा इंस्टीट्यूट हो के भी उसके यहाँ लाइन लग के रात में फुटपाथ पर सोने वाले भी इलाज करा लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर, दूसरी बात ये कि ये बोल रहे हैं कि
सरकार का काम नहीं है या पूंजी हमारी बर्बाद। अरे भाई, आखिर आप बेच रहे हैं किस लिए? इसलिए तो बेच रहे हैं कि आप पूंजी जो आपके अर्थ की गणित है फेल हो चुकी है। आप जो डिफिसिट है उसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे बाप दादा लोगों की प्रॉपर्टियां आदमी अपने बच्चे जब बेचते हैं तो उसके लिए भी तर्क गढ़ लेते हैं कि नहीं ऐसे झोपड़ी गिर रही थी या ये अच्छी जगह नहीं तो ये कहा जा रहा है ना कि इन सरकारी उपक्रमों की वजह से जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे की बर्बादी हो रही है, करदाताओं के पैसे की बर्बादी हो रही है ना, वो नहीं होने देना चाहते। आप ठीक से क्यों नहीं चला रहे हैं? रेलवे फायदे में जा रहा था, आज रेलवे नुकसान में जा रहा है। नवरत्न कंपनियां फायदे में और देश को पूंजी देती थी, आज क्यों पीछे चल गई है? इसलिए कि आप प्लानिंग, बीएसएनएल सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, उस ऑर्गेनाइजेशन को से आप पीछे कर दिया। इसीलिए न कर दिया कि आप अपने मित्रों को चाहते हैं। ये इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है इंडस्ट्री का, वो कौड़ियों के मोल में अपने मित्रों के पॉकेट में डालना चाहते हैं। इसके लिए पहले वो घाटे की तरफ ले आते हैं। अब देखिए, रेलवे को भी आप ले जा रहे हैं घाटे की तरफ, कुछ दिन के बाद कहेंगे कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो यार पूरे देश को नीलाम कर दो। आप तो आए थे स्वदेशी के लिए, ये कह के नारा दे के आए थे, आज आप नीलाम करने लगे सारी चीजों को। ठीक है, तो आप कह रहे हैं सही तरीके से असल में चीजों का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम इस तरह की तस्वीर देख रहे हैं। ठीक है, संसाधन जुटाने में ये सरकार फेल है, इसलिए इन प्रॉपर्टी का बेचना चाहती है। ठीक है शकील जी, आप मेरे साथ रहिए। ठीक है, और अभी आऊंगा सर, अभी आऊंगा, और मेहमान भी मेरे साथ प्रोफेसर अमन अग्रवाल भी हैं। प्रोफेसर अमन, असल में विनिवेश कार्यक्रम पे राष्ट्रीय बहस कितनी जरूरी है? राष्ट्रीय स्तर पे इस बहस को कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं सर, जिसपे हम आज बातचीत कर रहे हैं? देखिए जी, पहली बात जो आपने बात करी, निजीकरण किया जाता है, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। पिछले 50 सालों में जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने सबने डिसइन्वेस्टमेंट किया है अलग अलग टाइम पे। किसी ने अपने पहले चरण में किया, किसी ने अपने दूसरे चरण में किया, सबने डिसइन्वेस्टमेंट किया है, पहली बात। दूसरी बात जो देखने की ये है कि जो पीएम की स्टेटमेंट है, वो पीएम की स्टेटमेंट अभी साफ कहती है कि जो एसेट नुकसानदायक कर रही है, जो उनमें किसी भी तरीके से मुनाफा नहीं हो रहा है, लैंड है और एक्टिविटीज है, जहाँ पे लगता है सरकार को होना बिल्कुल नहीं जायज है, वहां पे हम जो है निकले उसके माध्यम से। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो और कैसे हो, हम वहां से निकल रहे हैं, पहली बात। तीसरी बात जो चीज है, तो एसेंशियल सेक्टर जिसके लिए आयुष्मान भारत स्कीम भी लागू की गई है, तो ये अगर स्कीम लागू की है और उनका एक पेट प्रोजेक्ट है मिस्टर मोदी जी का, तो उसको क्यों वो निजीकरण उसके अंदर करना चाहेंगे कि अस्पतालों का निजीकरण करना चाहेंगे? अलग अलग क्षेत्र जो है, मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, एम्स खोल रहे हैं, तो उनका क्यों निजीकरण करा जाएगा? तो यहाँ पे विश्वास, बाकी निजीकरण उन एसेट की नहीं है, उनकी है जहाँ पे निवेश करे जा रही है सरकार, और जो एसेट रेवेन्यू नहीं गेन कर पा रहे हैं, तो उनको स्ट्रैटेजिक एसेट रहेंगे, जैसे अरुण ने बात करी, जो स्ट्रैटेजी के इम्पोर्टेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक कहा होते हैं। बट अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर नहीं देखें, अगर आज हम इंश्योरेंस कंपनी को देखी है, उनको देखा जाए, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो टर्म इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं, तो LIC का जो प्रीमियम है टॉप 10 कंपनीज में आता है, सबसे ज्यादा में आता है, जबकि बाकी बहुत सारी निवेशक कंपनीज हैं जो टर्म इंश्योरेंस दे रही है, जिसमें प्रीमियम बड़ा कम है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी कंपनी है तो इसलिए बहुत सा प्रीमियम दे रही है। विश्वास में मायने रखता है ना सर, असल में विश्वास कितना बड़ा फैक्टर है सर। LIC के साथ जो विश्वास जुड़ा है लोगों का, वो भी तो बहुत बड़ा कारक है। तो इसमें अभी भी सरकार का क्षेत्र सबसे ज्यादा है। अगर थोड़ा बहुत उसको इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, तो और भी कंपनी इस तरीके से हैं जहाँ पे हल्का बहुत प्राइवेटाइजेशन किया गया। HDFC बैंक को पूरा HDFC से HDFC किया गया, बैंक किया गया HDFC से, फिर रिवर्स मर्जर किया गया HDFC को, उससे HDFC कम नहीं हो गया है। ठीक है सर। शायरा एनसी प्लीज बोलिए, आप क्या कह रही थी? मैं एक संक्षेप में पॉइंट कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने क्या कहा। मोदी जी ने कहा कि सरकार का काम है सरकार का काम है कारोबार करना नहीं है, सरकार का काम है जनहित में जो योजनाएं जनता तक पहुंचे। सरकारी कंपनी को बेचकर जो 2.5 लाख करोड़
विकास कार्य के लिए खर्च करने के लिए मिलता है, तो क्या ये बड़ी उपलब्धि नहीं है? क्या ये जनहित के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, बिलो पॉवर्टी लाइन हो, किसानों के लिए हो, उद्योग करना कोई सरकारी भूमिका नहीं रहती है? और खास तौर से आपने उदाहरण दिया था लाइफ इंश्योरेंस का, लेकिन मैं इसमें उदाहरण दे सकती हूँ एयर इंडिया को लेके। आप एक सवाल उठाइए, आप प्रसार भारती को देखिए। आज आप देखिए कि जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो गवर्नमेंट ग्रांट देने की आवश्यकता है, वो अभी आज के परिप्रेक्ष्य में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र पर ध्यान दे रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि 100 सरकारी संपत्तियों, 100 है सरकारी संपत्ति जो हम चाहते हैं कि हम देश के 2.5 लाख करोड़ जनहित के लिए खर्चा करें। ये है बड़ी भूमिका। अभी आप जो इंडिविजुअल कमेंट्स देना चाहें, इंडिविजुअल ओपिनियंस, तो अपने टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, एक्सपर्ट्स भी तो हैं। तो शायना एनसी मान लिया जाए ना कि बीमार सरकारी उपक्रम हैं उनको वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, और उनको उबारने के सारे प्रयास कर चुकी है सरकार। अब उनको या तो बेचा जाएगा या फिर उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। यही सामने दिखाई दे रही तस्वीर। इसे हम ऐसे समझे ना, सीधे सपाट। हाँ, लेकिन ये निर्णय टेलीविजन स्टूडियो पे नहीं ले सकते हैं ना। चर्चा तो हो सकती है मैम। देखिए, नहीं, बैलेंस शीट देख के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अकाउंटिंग टीम्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो उद्योगपति हैं जो लेना चाहें और इन कंपनियों का टर्न अराउंड करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास मोदी जी के पास इतने सारे जिम्मेदारी हैं, और जो वो जनहित के लिए ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बेचकर पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सही में सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना। सरकार निजीकरण की बेहद खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार भी हैं। प्रोफेसर अरुण, ब्रेक से पहले हम सोच रहे थे और बात कर रहे थे कि असल में देखिए हर सेक्टर की तरक्की हो, सबको रोजगार मिले, आर्थिक मार्ग नए प्रशस्त हों, लेकिन सर इन सारी चीजों के बीच निगरानी रखना कितना जरूरी होगा सर? ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरत है? देखिए, हमारे पब्लिक सेक्टर की यही समस्या रही है कि वहां पे क्रोनी कैपिटलिज्म जबरदस्त रहा है जी। अब वो कोई अभी नहीं है, वो बहुत पहले से क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ता चला गया है, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेज जो उसमें लॉस हुआ है और उसकी वजह से परेशानी आई है, पब्लिक को भी परेशानी आई है, रिसोर्सेज की भी कमी हुई है जी। लेकिन मेरा मानना है कि सवाल ये उठता है कि हमारे पास इच्छा शक्ति है कि हम पब्लिक सेक्टर को पब्लिक सेक्टर की तरह चला पाए। उदाहरण के तौर पे जैसे कि एयर इंडिया की बात उठी थी, तो उसमें विजय माल्या साहब जो कमिटी थी पार्लियामेंट की, जो एविएशन की, सिविल एविएशन की, उसमें मेंबर थे, तो वो जो किंग फिशर को 10 मिनट थे एयर इंडिया के कंपैरिजन में। फिर एयर इंडिया का मिसयूज बहुत हुआ सरकारी कामों के लिए, बाकी तरह तरह से उसका मिसयूज हुआ। उसी तरह बाकी उपक्रम जैसे पब्लिक सेक्टर के रहे थे, वहां पे भी इसी तरह से मिसयूज हुआ। तो क्रोनी कैपिटलिज्म एक हमारे देश में समस्या रही है। अगर ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होती तो पब्लिक सेक्टर में बहुत प्रॉफिटेबल था। तो अभी भी जो करीब 1.75 लाख करोड़ के करीब जब प्रॉफिट आता है पब्लिक सेक्टर का, जो हमारे बजट में इस्तेमाल होता है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पे, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हमारे देश के डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। अगर जो हम प्राइवेट सेक्टर में जो बेच देंगे अपने जो प्रॉफिटेबल एसेट्स, और कोई जो नॉन प्रॉफिटेबल एसेट को खरीदेगा नहीं, तो प्रॉफिटेबल एसेट जब हो जाएंगे तो फिर आगे आने वाले समय में फिर रिसोर्सेज कमी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में 1% जो आबादी है, तो 40% हमारी वेल्थ के हिस्सेदार है, और जो नीचे का 90% है उसके पास महज 10% भी नहीं है। तो हम वेल्थ टैक्स से बहुत सारा टैक्स उठा सकते हैं। जितना कि हम बात कर रहे हैं कि अभी 1-2 लाख रुपया विनिवेश करके जब उठाएंगे, उससे कहीं ज्यादा तो हम वेल्थ टैक्स से, गिफ्ट टैक्स से, एस्टेट ड्यूटी से उठा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इस समय हमारे बैंकों के पास सरप्लस कैश पड़ा है कि आरबीआई ने बहुत लिक्विडिटी मार्केट में डाली हुई है, तो 8 लाख करोड़ रुपया आरबीआई में डिपॉजिट कर देते हैं रिवर्स रेपो रेट पे, तो उसको हम उठा सकते हैं कोविड बॉन्ड के द्वारा। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके ही पैसा उठा सकते हैं। देश के रिसोर्सेज चारों तरफ जो पड़े हुए हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के पास भी वेल्थ बहुत है, जहां से
उठाया जा सकता है, बैंकों के पास भी है, कोविड बॉन्ड से भी उठाया जा सकता है। तो तरह तरह से पैसा उठाया जा सकता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि प्राइवेटाइज करके ही पैसा उठाया जा सकता है। जी ठीक है, प्रोफेसर अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ शकील अंसारी भी हैं कांग्रेस से। तो शकील भाई, असल में प्रधानमंत्री मोदी ने ये नहीं कहा कि हम सारे सेक्टर्स का, सारे उपक्रमों का हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी जो सरकार के हित में ही रहेंगी और जो सरकार के अंडर में रहेंगी, तब भी किसी बात की तकलीफ है कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं है। कांग्रेस को तकलीफ जब होगी जब देश हित में कार्य कोई भी सरकार नहीं करेगी, तो कांग्रेस चुप तो रहेगी। तो ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये देश हित में नहीं होने जा रहा है? प्रधानमंत्री की योजना जंग में आगे बढ़ाने की जंग में शकील साहब, प्रधानमंत्री की योजना भाई है। कांग्रेस के सरकार ने ये सब जो संगठन खड़ा किए थे वो देश के रीढ़ की हड्डी थी। नुकसान हो रहा है ना उससे। तो अगर उनको हम एक एक करके तोड़ देंगे, आप सब नहीं कह रहे, मैं तो वही कह रहा हूं कि जो नवरत्न कंपनियां थी उनको क्यों बेच रहे हैं, इसके बारे में बता सकते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? जिस तरह से रेलवे के प्राइवेटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो क्यों बढ़ रहे हैं? पेट्रोलियम सेक्टर में जिस तरह से अंबानी की दखल अंदाजी बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात का पक्षधर कतई नहीं हूं कि सिर्फ पब्लिक अंडरटेकिंग हो। बराबरी के साथ प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़े और जो हमारे गरीबों की पहुंच के लिए आवश्यक है, एजुकेशन सेक्टर, रेलवे के सेक्टर, और जो पुराने हमारे बुजुर्गों ने, हमारे देश के अभिभावकों ने इस देश के लिए एक पूंजी इकट्ठा की थी, गरीबों के लिए एक संसाधन इकट्ठा किया था, उसको बेच के आप सरकार चलाना चाहते हैं, सिर्फ ऐश करना चाहते हैं, हजारों हजार करोड़ के आप प्लेन खरीदना चाहते हैं। लेकिन शकील साहब आप ये भी समझाते चलिए ना, शकील साहब आप ये भी समझाते चलिए कि ऐसे बीमार सरकारी उपक्रमों को क्यों ढोया जाए, क्यों उनको आगे तक साथ लेकर चला जाए जिससे नुकसान हो रहा है? बीमार की जो बात आप कह रहे हैं, वो पहले सरकार आइडेंटिफाई करे ना बीमार कौन है और किस बीमार को ये बेचना चाहते हैं। ये तो उसी को बेच रहे हैं जो बीमार नहीं। सोने की चिड़िया जिस चीज के लिए भारत को कहा जाता था, उनको बेच रहे हैं। ये रेलवे तो बीमार नहीं था, उसके प्राइवेटेशन का प्रोसेस क्यों शुरू हो गया है? तो नहीं था पेट्रोलियम सेक्टर, उसके प्राइवेटाइजेशन की क्यों बात की जा रही है? तो सरकार को पहले बताना होगा कि किसे वो बेचना चाहती है और क्यों बेचना चाहती है। जी ठीक है, प्रोफेसर अमन अग्रवाल भी हमारे साथ है। प्रोफेसर अमन, क्या अगर हम श्रम सुधारों की बात करें, हम श्रम सुधारों को पहुंचने वाली चोट की बात करें, क्या इस निजीकरण से श्रम सुधारों पर चोट लगेगी? क्या छटनी का अंदेशा बढ़ जाएगा? क्योंकि इस तरह की आशंका लगातार जितने भी मजदूर संगठन है वो उठाते रहे हैं। लोगों को बेचने की बात नहीं की है, बात नहीं की है, तो यहाँ पर मैं चलते हैं इसकी बात निजीकरण करके होता है। तो हमेशा को सही थोड़ा बहुत ठीक है प्रोफेसर अमन, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा। असल में आवाज आपकी बेहतर ढंग से मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अरुण जी आप ही सर इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या श्रम सुधारों पे प्राइवेटाइजेशन के जरिए एक चोट भी पड़ सकती है? क्या छटनी का भी अंदेशा हमको रहेगा? देखिए, ऐसा कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सोशल ऑब्लिगेशन की तरफ ध्यान नहीं देता है जी। जो मतलब पब्लिक सेक्टर का एक रोल था कि वो सोशल ऑब्लिगेशन करेगा, जैसे कि बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट है, लेबर के जो कंडीशन बेहतरीन करने का वगैरह। तो प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट कमाएगा, वो देखेगा कहाँ पे जो छटनी करके उसका प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो जैसे अभी जो पैंडेमिक के दौरान ऑटोमेशन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऑटोमेशन होना चाहिए, और इसीलिए आपने देखा कि हमारा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। वहां पे प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर में महज 12-13 मिलियन ही है, जबकि वर्कफोर्स हमारा 450 मिलियन का है। तो इसमें तो हमें रोजगार अगर बढ़ाना है तो हमें माइक्रो सेक्टर, स्मॉल सेक्टर, इन सब की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और यह है कि फालतू में हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करना, हमें प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमें किस तरह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि आपने देखा कि आजकल के जो बड़े बड़े रोड प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेलवे प्रोजेक्ट होते हैं, सब मैकेनाइज्ड हैं। वहां पे बड़ी बड़ी क्रेन होते हैं, बड़े बड़े बुलडोजर होते हैं,
वहां पे 5-10 लोग काम करते हैं, जबकि पहले सड़क के प्रोजेक्ट पे सैकड़ों लोग काम करते थे। तो इसलिए आज अगर रोजगार पैदा करना है तो हमें असंगठित क्षेत्र पे ध्यान देना पड़ेगा, फिर छोटे जो लोकल प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो पब्लिक सेक्टर करेगा, तो पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा जब मिलेगा तो वो करेगा। तो ये मेरा मानना है कि जो श्रम सुधार की बात है वो अभी ये है कि भाई श्रम में किस तरह से हम वर्किंग आवर चेंज कर दें, मिनिमम वेज चेंज कर दें, बोनस का चेंज कर दें। तो अभी जो हमारा वर्कर है वो बहुत एलिनेटेड है, वो असंगठित क्षेत्र में है। उसका एलिनेशन कम करने के लिए हमें उसे लिविंग वेज देना पड़ेगा। लिविंग वेज का मतलब है कि उसके बच्चों की शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसके सब कुछ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो तब होगा जब पब्लिक सेक्टर स्ट्रांग होगा। प्राइवेट सेक्टर अपने आप में ऐसा नहीं करेगा। तो थोड़े बहुत 12-15 मिलियन हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उसी की तरफ ध्यान देगा, बाकी की तरफ तो ध्यान नहीं देगा। इसलिए हमें पब्लिक सेक्टर को जो और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जी ठीक है। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, अब बात अपनी पूरी करिए सर। अब आपकी आवाज ठीक हो गई है, बोलिए सर। हाँ जी, मैं कह रहा था जो निजीकरण करने की बात की जा रही है वो प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि ऐसे उद्योगों की या पब्लिक सेक्टर की है जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और पहले अगर हम देखें जो निजीकरण हुए हैं पिछले 40-50 सालों में हिंदुस्तान में, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो अच्छी कंपनियां हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, उनको भी कभी निजीकरण किया जाता है। अब ये जो एयरलाइन की बात की जा रही है, एयरलाइन आज की बात नहीं है, ये तकरीबन 40-50 साल हो गए हैं जब से प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है। जैसे अरुण ने कहा, इसका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, और वो मिस यूटिलाइजेशन तभी रोका जा सकता है जब वो प्राइवेटाइजेशन किया जाए। अगर प्राइवेटाइजेशन उसका नहीं किया जाएगा तो जो मिस यूटिलाइजेशन जो अरुण बात कर रहा था वो नहीं रोका जा सकता किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से हम जो पढ़ाते हैं तो एबीसी एनालिसिस पढ़ाते हैं। एबीसी एनालिसिस के अंदर भी ऐसी चीजें कंपनियों का करना जरूरी है। अगर हम आज ऑयल कंपनियों को देखें तो ऑयल कंपनियों की वजह से जो तेल के दाम मार्केट में बढ़े हुए हैं, इसलिए बढ़े हुए हैं, जबकि ऑयल के दाम जो होते हैं वो सरकार जो होती है, ज्यादातर ऑयल जो है एक पर्टिकुलर रेट पे कंपनियां खरीदती है सरकार के लिहाज से, वो ज्यादातर बल्क जो है एक रेट पे खरीदा जाता है जिसे कॉन्ट्रैक्ट रेट कहते हैं। हर रोज मार्केट से नहीं खरीदा जाता है, जबकि कंपनियों ने मंत्रालय को ये कहेंगे कि हर रोज रेट बढ़ रहा है तो इसलिए हमें मार्केट में रेट बढ़ाना चाहिए, वो बढ़ाई जा रही है, अपना निवेश बढ़ाई जा रही है, अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा रही है। अब ये अगर ऐसे कंपनियां करेंगी, तेल की कंपनियां करेंगी, तो ये भी अच्छी चीज नहीं है। एक आम आदमी को भी इससे नुकसान हो रहा है। जैसे मैंने LIC का बताया, अगर उसका प्रीमियम इतना ज्यादा क्यों है, जबकि सबसे कैश रिच कंपनी है, तो उसका कम से कम प्रीमियम तो रीजनेबल होना चाहिए, बहुत कम ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो। तो सबसे ज्यादा प्रीमियम है, इसका मतलब जो आज आम आदमी LIC की विश्वास करके कि LIC सरकारी कंपनी है, मैं उसमें प्रीमियम में निवेश करूं और उसमें इंश्योरेंस कवरेज लूं, उसके अंदर मैं सबसे ज्यादा प्रीमियम दूं और मेरे को नहीं मिले, कैसे होगा बात? ठीक है। प्रोफेसर अरुण कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अरुण जी बोलिए। ठीक है प्रोफेसर अमन, बात क्लियर हो गई सर। एक बात बहुत जल्दी मैं कह दूं, जल्दी से सर। LIC जो है वो बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशन भी करती है, जैसे बहुत छोटे छोटे इंश्योरेंस भी करती है जो प्राइवेट कंपनी आएंगी वो नहीं करेंगी, और वो ज्यादा उसमें प्रीमियम चार्ज करेंगी। तो LIC को जैसे स्टॉक मार्केट में इंटरवीन करना होता है जब स्टॉक मार्केट गिरता है, बाकी और सारे काम करने, जैसे एयर इंडिया था उसके भी बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशंस थे, जिस वजह से लॉस हुआ। तो क्रोनिक कैपिटलिज्म तो बिल्कुल है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। बैंकों में भी क्रोनिक कैपिटलिज्म से नुकसान हुआ, लेकिन अगर उसका चारों से चलाना चाहे तो चला सकते हैं। और जितना सस्ता LIC के प्रीमियम जो कम कर सकती है वो बाकी प्राइवेट सेक्टर आके नहीं करेगी। और हमारा एक्सपीरियंस है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर जाइए तो प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ता है, छोटे जो लोग हैं उनको वो केटर नहीं करते हैं। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर का होना बहुत जरूरी है। और LIC जब आप जब प्राइवेटाइज कर देंगे तो जो सोशल ऑब्लिगेशन वाला है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और लाइफ इंश्योरेंस जैसी जब बात होती है तो क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है, जो LIC के साथ कम से कम लोगों का विश्वास जुड़ता हुआ दिखाई देता है। सर आप रहिएगा, मिस्टर शाइना एनसीबी जुड़ी हुई बीजेपी से। शाइना जी, बड़े विनिवेश से आर्थिक बहाली होगी ये कहा जा रहा है, और नए दौर को ये साकार करेगी ये भी कहा जा रहा है, लेकिन ये रकम मिलेगी कैसे? क्योंकि एक आंकड़ा है मैडम मेरे पास जो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके। बीते वित्तीय वर्ष में 2.1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष महज 31,000 करोड़ रुपए का विनिवेश जुटाया गया। अब अगली जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो पूरी कैसे होगी, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, यह भी समझाना पड़ेगा देश को। शाइना जी, ऑडिबल हूं मैं आपके लिए?
शायना जी तक आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार आप ही से समझ लेता हूं सर। जो पिछला आंकड़ा असल में बताया गया वो पूरा होता हुआ नहीं दिखाया दिया सर। विनिवेश के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए का टारगेट तय किया गया था और महज 71,000 करोड़ रुपए ही हासिल हो पाए। सर अगले टारगेट को अचीव करने के लिए भी मैकेनिज्म बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जबकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास की पैसा होता है, और इसीलिए पिछले साल आपने देखा कि विनिवेश जो करना था 2.1 लाख, उसमें अभी 20,000 करोड़ रुपए आया है, और इस साल के अंत तक सरकार सोच रही है कि 35,000 करोड़ रुपए आ जाएगा। पिछले साल भी यही हुआ कि 1.1 लाख करोड़ का था, और 1.1 लाख करोड़ की जगह 60,000 करोड़। और उसमें भी क्या किया कि पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स है उन्होंने ही पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स को खरीदा, जैसे कि इंडियन ऑयल ने जो ऑयल कंपनी को खरीदा या बाकी जो बैंकों ने खरीदा। तो प्राइवेट पैसा नहीं आया। तो अभी प्राइवेट पैसा तभी आएगा जब आप उसको बहुत सस्ते दामों पे बेचेंगे, क्योंकि इस समय जो रिसेशन है उसमें लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। अगर आप बहुत सारा एसेट मार्केट डाल देंगे तो एसेट के दाम गिर जाएंगे। तो अगर आपने जो निवेश भी किया समझिए 1.75 लाख करोड़ का, आपने मोनेटाइज किया एसेट्स का समझिए 2 लाख करोड़ का, तो 3-4 लाख करोड़ रुपया जब इन्वेस्टमेंट में तभी सक्सेसफुल होगा जब 3-4 लाख करोड़ रुपए के एसेट मार्केट में आएंगे। तो जब इतने सारे एसेट एक साथ मार्केट में आएंगे तो एसेट के दाम गिर जाएंगे, और पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट भी कम दाम पे होगा, जिससे कि परेशानी होगी कि लोग कहेंगे क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है, और क्रोनी कैपिटलिज्म के डर से तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये समय सही नहीं है प्राइवेटाइजेशन का या मॉनेटाइजेशन करने का एसेट का। जब अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाए उस समय आप सोच सकते हैं। पर हुआ क्या है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में ये कह दिया गया है कि अब हम पब्लिक सेक्टर को खत्म करेंगे, पब्लिक सेक्टर की बहुत कम इकाई रह जाएंगी। निर्मला सीतारमण जी ने कही दिया है महज 4 इकाइयां रह जाएंगी, बाकी तो हम प्राइवेटाइज ही कर देंगे। तो इसलिए लोगों को डर है कि जो आप स्लोली कह रहे हैं कि बिजनेस इज नॉट टू बिजनेस, उसका मतलब है कि सारे के सारे जो पब्लिक सेक्टर उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा धीरे धीरे। तो ये जो दिशा जो दिख रही है उसी के लिए ऑपोजिशन हो रहा है, उसी लिए वर्कर अपोज कर रहा है, इसलिए जब पॉलिटिकल पार्टी अपोज कर रहे हैं कि आप तो प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज को भी डिसइन्वेस्ट करेंगे तो आगे वाले बजट में फिर आपको पैसा कहां से आएगा? जो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है वो कम हो जाएगा, फिर आपको परेशानी हो जाएगी। जी, शायना एनसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शायना एनसी में यही समझने की कोशिश कर रहा था आपसे कि जो टारगेट असल में पिछली बार विनिवेश को लेकर तय किए गए थे वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई देते। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2.1 लाख करोड़ का टारगेट तय किया गया था और महज इस साल के अंत तक ही कहा जा रहा है, फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, कि 31,000 के आसपास का वो विनिवेश हासिल हो पाएगा। तो मैम अगली जो तस्वीर दिखाई जा रही है इसको कैसे मान लिया जाए? क्या वो मैकेनिज्म होगा, किस तरह की कोशिश की जाएगी जो सरकार अपनी किए गए बातों को पूरा कर ले? मैं यहाँ प्रधानमंत्री को कोट करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे अपने विरासत में हमें मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों के लिए हमें देखना है कि समर्थन देते रहना, और हमें ये समझने की आवश्यकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां पर आयोजित जो कोई लॉसेस है तो वो लॉस का कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है कि हम देखें, परखें और हम वो निर्णय लें जो जनहित में है, जहां हम देखें कि ये पैसे का मदद ये पैसे का मदद जो है वो जनता तक पहुंचे। और इसलिए उन्होंने कहा कि विरासत में सिर्फ मिला है, इसलिए हमें ये सोच के रखना चाहिए, इससे अच्छा कि ये नुकसान को खत्म किया जाए। सरकार का ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए और सरकार के पास मैम ये पूरी खबर पता है हमको मैम, शायना एनसी मैम ये पूरी खबर तो पता है, इस पूरी खबर पे तो चर्चा हो रही है। तो फिर आप समझ लीजिए कि ऐसा जो 100 ऐसे केसेस हैं जहां बाहर में आप छोड़ दें और आपको 2.5 लाख करोड़ रुपया जुटाने में आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत बड़ा रकम है। तो क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप लक्ष्य क्या है? और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि एडहॉक हमने ऐसे चुना है, वही संपत्ति जो
the only assets which are loss making right now, so that the revenue is remunerated. नहीं तो मैम, कांग्रेस यही समझना चाह रही है ना, कांग्रेस यही समझना चाह रही है कि असल में नवरत्न कंपनियों को भी उसमें शामिल किया गया। तो असल में आधार क्या है? इस तरह की कंपनियों को इस लिस्ट में शुमार करने का आधार क्या है? उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा था या फायदा भविष्य में भी नहीं होगा, ये मान लिया गया? मैंने आपको बार बार एक ही एग्जाम्पल दिया, वो है एयर इंडिया। अभी आप उस सवाल का मुझे जवाब दीजिए, क्या ये सोच सही है या गलत? तो फिर आप ये रेप्लिकेट कर सकते हैं 111 अलग कंपनी में। ठीक है, शकील अंसारी जी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस पे? दो चीजें हैं प्लीज। एयर इंडिया मोदी सरकार के 6-7 साल पूरे हो रहे हैं, एयर इंडिया को क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? इसलिए कि उनके दोस्त अंबानी साहब एयर इंडिया खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन जो नवरत्न कंपनियां हमारी जो प्रॉफिट दे रही है, उनको बेचने में जल्दी क्यों है? दूसरी बात यह है कि आप इसको असेसमेंट कीजिए कि कौन सी कंपनी घाटा दे रही है, कौन सी कंपनी फायदा दे रही है, कौन सी कंपनी को घाटा दिलवाया जा रहा है। तो वो तो एनालिसिस किया ही गया होगा ना, बिना एनालिसिस किए इस तरह का फैसला थोड़ी लिया जाएगा, वो विश्लेषण तो हुआ होगा। नहीं, जनता के सामने क्लियर कट तो है नहीं। अभी सवाल है कि एयर इंडिया नहीं बिक पा रहा है आपका, क्यों नहीं बिक पा रहा है? पहला एयर इंडिया में था तो आप उसको तो डिसइन्वेस्ट कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात यह है, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है नौजवानों को रोजगार दिलाने का सबसे बड़ा अच्छा इदारा था, ऑर्गेनाइजेशन था। एक दूसरी बात यह है कि आज इनको प्राइवेट सेक्टर को बेचेंगे तो उनके भविष्य की क्या गारंटी? कुछ सरकार कुछ उसमें अपने पैकेज में रखी है कि उनके हमारे जो नौजवान या जो बुजुर्ग आज हो गए हैं नौकरी करते हुए, उनके भविष्य क्या होंगे? यही ट्रेड यूनियन को एक खतरा है। इस मुल्क के अंदर प्राइवेट सेक्टर ऐसे भी नौकरियां कम देती है, प्राइवेट सेक्टर ही जो गवर्नमेंट सेक्टर है वही ज्यादा नौकरियां दे पाती हैं लोगों को। लेकिन अगर उनको आप रफ्ता रफ्ता सब खत्म कर देंगे तो चेक एंड बैलेंस खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि सरकार का निश्चित रूप से ये काम नहीं है। अगर प्रधानमंत्री कहते हमें चलाना नहीं है तो नहीं चलाना है, तो उसका रोड मैप पूरा बनना चाहिए और जनता को क्लियर कट आना चाहिए। पेट्रोलियम इंडस्ट्री किस तरह से आप देखिए कि अपने आसपास और पड़ोस में सबसे ज्यादा पेट्रोल का कीमत इंडिया में है, हिंदुस्तान में है, जबकि इंटरनेशनल जो रेट है वो आज सबसे कम है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपके काम करने का इरादा सही नहीं है या आपको काम करने की सलाहियत नहीं है, सरकार चलाने की आपके पास कैपेसिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है। इसलिए आपकी चिंता का समाधान कर देते हैं सर। आपकी चिंता पे प्रोफेसर अमन अग्रवाल से जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, असल में कांग्रेस की चिंता कितनी वाजिब दिखाई देती है? उनका कहना है कि सरकारी उपक्रम होना चाहिए चेक एंड बैलेंस के लिए। देखिए जी, ऐसा है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया अपनी जगह सही है, वो ऑपोजिशन में है, उनका काम है ये करना और चेक बैलेंसेस करना बहुत जरूरी है उनके लिए। और ये जब तक चेक बैलेंसेस नहीं होंगे तब तक किसी भी सरकार के लिए चलना ठीक नहीं होता है। पर वाजिब चीजें उठाई जाए, वाजिब क्वेश्चन उठाए जाए और उनको देखा जाए किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। ये दोनों पक्षों का काम है, ये सिर्फ एक पक्ष का काम नहीं है। जहाँ तक नौकरियों की बात है, अगर हम मेडिकल सेक्टर में ही देखें तो सबसे ज्यादा क्षेत्र की जो नौकरियां हैं प्राइवेट सेक्टर ही देता है, सरकारी सेक्टर नहीं देता। सरकारी अस्पताल बड़े कम है, जबकि प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट डिस्पेंसरी सबसे ज्यादा है। उनके अंदर जितने लोग हायर्ड हैं वो बहुत ज्यादा है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ सरकारी क्षेत्र ही काम करता है, प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता है, मेरे विचार में गलत धारणा है। और अस्पतालों के कॉन्टेक्स्ट में महामारी के दौरान प्रोफेसर अग्रवाल, हमने देखा कि सरकारी अस्पतालों ने कितना बेहतरीन काम किया। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से तो लोग डर रहे थे, पैसे नहीं थे इतने। देखिए जी, ये कहना कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों ने काम किया, जो कोविड डिक्लेयर किए गए सरकार की तरफ से उसमें ज्यादातर सरकारी से कुछ प्राइवेट भी थे और जिस प्राइवेट भी थे उनमें भी उन्होंने प्राइवेट में काम किया है।
आप ये समझने की कोशिश करिए, सरकारी जो हॉस्पिटल होता है उसमें जो चाहे डॉक्टर हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसकी सैलरी मैं और आप जो टैक्स देते हैं उससे आती है। प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल है उसमें जो एक डॉक्टर की सैलरी है या एक नर्स की सैलरी है या एक एडमिनिस्ट्रेटर की सैलरी है या सफाई कर्मचारी की सैलरी है, वो आपके मेरे टैक्स से नहीं आती है। और इसलिए दोनों के जो चार्ज करने का जो क्षमता है दोनों में बहुत फर्क होता है। ये कहना कि दोनों में एक जैसा चार्ज, आप भी सरकारी प्राइवेट सेक्टर को भी देना शुरू कर दीजिए वही सब कुछ, तो वो भी कम दाम पे करेगा, वो क्यों नहीं कम दाम पे करेगा। ठीक है प्रोफेसर अमन अग्रवाल, आपका शुक्रिया। लेकिन बाकी खास सामान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। तो बीजेपी से शायना एनसी मेरे साथ है। तो शायना जी, एक चिंता जो लोगों को है, खासकर मजदूर संगठनों को, वो है कि ये है कि हमारे रोजगार पे भी इसकी आंच पड़ेगी। नौकरियां वैसे ही नहीं है, महामारी के दौरान लोगों की नौकरियां छूट गई, कम पैसों पे लोग काम कर रहे हैं, आधी अधूरी सैलरी आ रही है, उस पर अगर नौकरी जाने का खतरा भी होगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। शायना जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझ पा रहा हूं कि नौकरी जाने पे आप मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराने का सबब क्या है? जब आपकी आवाज मुझ तक आ जाएगी तो मैं समझ लूंगा। प्रोफेसर अरुण, असल में क्या नौकरी जाने का खतरा बहुत जायज है उन लोगों का जो मान रहे हैं कि असल में चीजें बदली तो फिर नौकरी जाएगी जरूर, इसका अंदेशा है सर बहुत बड़ा? जैसे मैंने पहले कहा कि जो पब्लिक सेक्टर है उस पर एक सोशल ऑब्लिगेशन रखा गया था कि इट विल बी एन आइडियल एम्प्लॉयर, कि वो नौकरी भी देगा और सही तनख्वाह भी देगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो वही करेगा कि उसको किसमें फायदा है, और अगर उसको टेक्नोलॉजी लगा के रोजगार कम करके फायदा है तो वो वही करेगा। और अगर उसको लगता है कि मुझे सस्ता जो लेबर मिल जाएगा तो वो सस्ता लेबर इस्तेमाल करेगा, वो सोशल ऑब्लिगेशन की तरफ ध्यान नहीं देगा। और हमने अभी पैंडेमिक में देखा कि हमारे यहाँ 94% जो वर्कर हैं उनको लिविंग वेज नहीं मिलती है। और ये अजीम प्रेमजी की एक स्टडी आई थी यूनिवर्सिटी, 84% लोगों ने कहा कि हमारे पास एक हफ्ते की सप्लाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है। यानी कि ज्यादातर जो हमारे वर्कर हैं उनके पास कोई सेविंग नहीं होती है, और वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उनकी तनख्वाह कम होती है। तो जितना प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा तो उतना कुछ लोगों को तो अच्छी नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एमएनसी में नौकरी नहीं मिलेगी, बड़ी बड़े उद्योग में नहीं मिलेगी, लेकिन वो तो सिर्फ महज 4-5% है हमारे जनता का। हमारे 94% लोग हैं, वहां तो नहीं मिल रहा है। और प्राइवेट सेक्टर तो जो जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो यही करेगा, तो और कम कर देगा। तो जो सोशल ऑब्लिगेशन है, इसीलिए मेरा मानना है कि हम पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं किया गया था। उसको इसलिए किया गया था कि वो टेक्नोलॉजी एडवांस करेगा, बैकवर्ड एरिया को डेवलप करेगा। जैसे कि बीएचईएल को हरिद्वार में लगाया गया, बीएचईएल को कोस्ट पे नहीं लगाया गया, क्योंकि जिससे हरिद्वार का इलाका जो बैकवर्ड बहुत माना जाता था वो डेवलप होगा। हमारे स्टील प्लांट बैकवर्ड एरिया में है, पावर प्लांट बैकवर्ड एरिया में है, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हुआ, वहां पे सड़कें गई, रेलवे गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि पब्लिक सेक्टर को सिर्फ प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। सोशल जो डेवलपमेंट होता है वो मच वाइडर होता है। उससे ये नहीं होता कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, उससे जो हमारा डेवलपमेंट उस इलाके का कितना हो रहा है, ये सारी जो चीजें हैं ये भी हमें जो जोड़ के देखनी चाहिए। और जब पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो ये सारे जो ऑब्लिगेशन है वो खत्म हो जाएंगे, रोजगार पे भी असर पड़ेगा, और जो हमारा जो इसमें वो और बढ़ जाएगी। तो इनइक्वालिटी तो वैसे ही बहुत बड़ी हुई है, और बढ़ेगी तो उससे और असर होगा। ठीक है सर, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, जब हम बढ़ते हुए प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो सर एफडीआई की स्थिति आप कैसे देखते हैं सर? उससे कितना फायदा पहुंचेगा फिर हम लोगों को? देखिए, एफडीआई जो है हमारे देश में वो महज 5% है टोटल इन्वेस्टमेंट का। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है 90% तो हमारा इंटरनल इन्वेस्टमेंट है। और 2012-13 में हमारा इन्वेस्टमेंट पीक किया था 36.5% पे, और जब पैंडेमिक के पहले वो गिर के 28% पे आ गया था, और पैंडेमिक के दौरान तो वो और भी ज्यादा गिर गया। तो हमारा सवाल ये कि इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तभी रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ेगी अर्थव्यवस्था की। तो इंटरनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हमारी ग्रोथ को बढ़ाने में इतना नहीं कामयाब होगा जितना कि इंटरनल इन्वेस्टमेंट। तो इंटरनल इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सिर्फ एफडीआई की तरफ नहीं। दूसरी बात यह कि डी ग्लोबलाइजेशन का समय है, इस समय सारे देश बोल रहे हैं कि जो तो बहुत लंबी हो गई है, तो यूरोप कह रहा है कि भाई यूरोपियन कैपिटल को यूरोप आ जाना चाहिए। ट्रंप साहब ने कहा कि अमेरिकन कैपिटल को अमेरिका में वापस आना चाहिए। ठीक है सर। तो इस समय ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा एफडीआई आएगा तो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, और जब तक हमारी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी तो एफडीआई भी इतना नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें अपना इंटरनल ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए इंटरनल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा एफडीआई के लिए ग्रोथ रेट का बढ़ना भी बेहद जरूरी है। शायना एनसी जी,
अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पाएगी। मैम अपनी बात पूरी करिए प्लीज। चलिए शाहनाइन तक आवाज नहीं जा पाई, लेकिन शकील जी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील जी, इस डिबेट का आखिरी कमेंट आपसे ही सर। विरोध हो गया, अपोजिशन ने बता दिया हमें पसंद नहीं है, लेकिन आपकी पसंद कैसे होगी सर, ये भी बताइए सर। फिर देश को करना क्या चाहिए, प्रधानमंत्री करें क्या? देखिए, ये देश के बारे में आमतौर पे ये ध्यान में रख गया है कि लोगों की आबादी यहां ज्यादा है जी, ज्यादा है। जो दलित कम्युनिटी के लोग, ओबीसी और अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर ये को लाना तो ये इस कम्युनिटी के खिलाफ एक समझिए मोटी मोटी साजिश है। एजुकेशन सेक्टर में इनका कोई देखरेख नहीं होगा। चलिए सर, मैंने तो आपसे उपाय जानना चाहा था, मैंने तो चाह रहा था आप कुछ सुझाव देंगे जो बहुमूल्य होंगे हमारे लिए, लेकिन फिर आप साजिश की बात कर रहे हैं। मेरे पास समय इतना ही लोकतंत्र में फिलहाल। बहुत शुक्रिया शकील जी आपका, प्रोफेसर अरुण बहुत शुक्रिया, शाहनाइन आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ।